मेरे 9वें जन्मदिन वाले दिन की बात है। उस दिन रविवार था। घर पर सिर्फ मैं और दादा विष्णु थे। पापा सुरेश और माँ सुनीता खेतों में काम करने गए थे, इसलिए मुझे देखने के लिए दादा घर पर ही रुक गए थे। दोपहर के समय मैं घर में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। दादा की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें बहुत नींद आ रही थी। सोने से पहले दादा ने मुझे सख्त आवाज में कहा, अजय आज किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजे से बाहर मत जाना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। इतना कहकर दादा सोने ही जा रहे थे कि तभी गाँव का कसाई रामलाल हाँफता हुआ हमारे घर आ गया। वह बोला, विष्णु भैया जल्दी चलो, आज जो सुअर पकड़ा है वो बहुत बड़ा है। 2-3 आदमी मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे। दादा पहले मना करने लगे, उन्हें डर था कि मैं घर से बाहर न निकल जाऊं, लेकिन रामलाल बोला, अरे भैया पूरा गांव लगा है, आप भी मदद कर दो। आखिरकार दादा मान गए। जाने से पहले उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी, अजय याद रखना आज किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। यह कहकर दादा जल्दी जल्दी उसे साथ चले गए। दादा के घर से जाते ही थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर से एक अजीब सी सीटी की आवाज आई। वह मेरा और मेरे दोस्त विकी का इशारा था। विकी मेरा स्कूल का दोस्त था। गाँव के ज्यादातर बच्चे मुझे अजीब समझते थे और मेरे साथ खेलते नहीं थे, लेकिन विकी अलग था, वह हमेशा मेरे साथ खेलता था। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया। बाहर खड़ा विकी बोला, अजय चल खेतों में चलते हैं, टिड्डे पकड़ेंगे। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं दादा ने मना किया है, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी बहुत पिटाई होगी। विकी हंसकर बोला, तू मुझे पढ़ाई का ज्ञान मत दे, मैं तो क्लास में दूसरा नंबर लाता हूँ और तू पहला नंबर। उसकी बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके साथ गांव के बाहर चला गया। उस समय हमारे पास खेलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। हम कभी नदी में मछली पकड़ते, कभी पेड़ों पर चढ़ते और कभी खेतों में टिड्डे पकड़ते। तभी अचानक एक सांप विकी के सामने से निकल गया। विकी जोर से चीखा और उसी समय बदकिस्मती से वहीं से गांव के बुजुर्ग हरिराम काका अपनी गाड़ी में गड्ढे को खोद कर जा रहे थे। विकी की चीख सुनकर गड्ढा बुरी तरह डर गया। वह अचानक तेज दौड़ने लगा। हरिराम काका गाड़ी से उछलकर कई फीट दूर जाकर गिर पड़े। मैं यह देखकर घबरा गया। मैं तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उन्हें उठाने लगा। तभी उन्होंने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अरे बदमाश, ऐसे क्यों चिल्ला रहा था? क्या मुझे मरवाना चाहता है? मैं घबरा कर बोला, काका मैंने नहीं चिल्लाया। विकी चिल्लाया था, लेकिन हरिराम काका बोले, झूठ बोलता है, यहाँ आसपास तो तू ही खड़ा है। इसी दौरान अचानक मेरी नजर घास की तरफ गई। मैंने देखा झाड़ियों में कुछ पीले नेवले, पीली लोमड़ी जैसे जानवर और 1-2 लोमड़ियां उछलकर हरिराम काका को घूर रही थी। उन्हें देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैं तुरंत उनकी तरफ हाथ जोड़कर बोला, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको मत नुकसान पहुंचाना। हरिराम काका मुझे अकेले खड़े होकर हवा से बात करते देख और गुस्सा हो गए। उन्होंने फिर से डांट लगाई, पागल हो गया है क्या? जल्दी मुझे उठाकर गाड़ी पर बैठा। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हरिराम काका को उठाकर उनकी गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन हरिराम काका के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। जाते समय उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान मुझे बेहद अजीब लगी। और उसी समय मैंने देखा उनके सिर के ऊपर हल्की लाल धुंध जैसी रोशनी घूम रही थी। शाम को जब लक्ष्मी दाई हमारे घर आई तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद लक्ष्मी दाई का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अजय वह आदमी अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा, उसके शरीर पर बहुत गहरी मृत्यु की छाया है। तब मुझे समझ आया कि जो लाल रोशनी मैंने देखी थी वह असल में मृत्यु की छाया थी। रात होने के कुछ समय बाद ही गाँव में एक बुरी खबर फैल गई। हरिराम काका की अस्पताल में मौत हो गई थी। गाँव वालों का कहना था कि गाड़ी से गिरने की वजह से उनकी जान चली गई, लेकिन लक्ष्मी दाई बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत पापा सुरेश से कहा, जल्दी जाओ, कम से कम 10 साल पुरानी पीपल या आड़ू की लकड़ी लेकर आओ और एक 3 साल से ज्यादा उम्र का लाल मुर्गा भी काटो, उसका खून घर के दरवाजे पर छिड़कना होगा। दादा विष्णु ने घबरा कर पूछा, दाई आखिर बात क्या है? लक्ष्मी दाई बोली, मुझे डर है, आज रात गांव में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लक्ष्मी दाई ने एक खास लकड़ी मंगवाई थी। उस लकड़ी पर हल्दी और मिट्टी से बने कई मंत्रों वाले कागज चिपकाए गए थे। उसे लोग भूत रोकने वाली लकड़ी कहते थे। लक्ष्मी दाई ने उसे हमारे घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने समझाया, इस लकड़ी को दरवाजे पर रखने से कोई भी भूत प्रेत घर के अंदर नहीं आ सकता। इसके अलावा दरवाजे पर मुर्गे का खून भी छिड़क दिया गया था। लक्ष्मी दाई बोली, इससे भी बुरी शक्तियां घर में घुसने से डरती हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। खाना खाकर मुझे बहुत नींद आने लगी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सोते ही उस रात कुछ बेहद डरावनी घटनाएं होने वाली थी। घर के बाकी लोगों को तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लक्ष्मी दाई का दिल बेचैन था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। वह धीरे से बोली, आज अजय का विशेष दिन है, इतनी शांति होना ठीक नहीं लग रहा। सोने से पहले उन्होंने एक और सावधानी बरती। उन्होंने घर के आंगन और दरवाजे पर कुछ खास तरह की घंटियां टांग दी। ये घंटियां बाहर से देखने में साधारण लगती थी, लेकिन इनमें एक खास बात थी, हवा चलने से ये कभी नहीं बजती थी, लेकिन अगर कोई अलौकिक शक्ति घर के पास आती तो ये अपने आप बजने लगती थी। रात के लगभग 12 बजे अचानक टन 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 घंटियों की तेज आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी। लक्ष्मी दाई एकदम घबराकर उठ बैठी। उन्होंने घबराकर कहा, वह आ गया, वह आ गया। वह तुरंत बाहर आंगन में पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। आंगन में कई पीले नेवले और लोमड़ियां घूम रही थी। उसी समय लक्ष्मी दाई को महसूस हुआ कि उनके द्वारा साधा गया नाग देवता उन्हें चेतावनी दे रहा था। उन्हें समझ आ गया खतरा सच में आ चुका है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इतनी आवाज होने के बाद भी मैं अभी तक नहीं जागा था। लक्ष्मी दाई की नजर दरवाजे पर खड़ी उस लकड़ी पर गई। उसे देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उस लकड़ी पर लगे सारे मंत्रों वाले कागज काले पड़ चुके थे। वह घबराकर बोली, बुरा हो गया, लगता है बड़ी गड़बड़ हो गई। वह तुरंत दादा विष्णु को जगाने दौड़ी। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, विष्णु भैया उठिए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब लक्ष्मी दाई का दिल और घबराने लगा। वह सीधे मेरे कमरे में पहुंची। कमरे में घुसे ही जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वह डर गई। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन मेरा पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक लाल सेब बन गया हूं। तभी अचानक मैंने जोर से खांसी की, लेकिन मेरी आवाज एक 70-80 साल के बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। यह देखकर लक्ष्मी दाई समझ गई मुझ पर किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन एक बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी, मेरे शरीर में पहले से ही एक शक्तिशाली आत्मा 8 पूंछ वाला लोमड़ी देव मौजूद था। इतनी शक्तिशाली शक्ति के रहते कोई दूसरी आत्मा मेरे शरीर में कैसे घुस सकती थी? लक्ष्मी दाई ने आंखें बंद करके अपनी साधना की शक्ति को महसूस किया। तभी उन्हें पता चला कि मेरे अंदर रहने वाली वह दिव्य शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। लक्ष्मी दाई अचानक चौंक गई। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह वही है? उन्हें शक होने लगा कि शायद यह आत्मा हरिराम काका की है, लेकिन यह बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जो आदमी अभी अभी मरा हो उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? आमतौर पर कोई आत्मा 7 दिन बाद ही इतनी ताकतवर बनती है। अब लक्ष्मी दाई और देर नहीं कर सकती थी। वह फिर से दादा विष्णु के कमरे में गई। इस बार उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दादा नींद में ही उठ बैठे। क्या हुआ दाई? लक्ष्मी दाई बोली, जल्दी उठिए, अजय पर मुसीबत आ गई है। दादा
घबरा कर उठे। उन्होंने सबसे पहले अपनी बड़ी तलवार उठाई, लेकिन लक्ष्मी दाई ने उन्हें रोक दिया। अब तलवार से कुछ नहीं होगा, अजय को किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है। दादा हैरान होकर बोले, लेकिन दरवाजे पर तो भूत रोकने वाली लकड़ी रखी है और मुर्गे का खून भी डाला था। लक्ष्मी दाई बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे शक है कि अजय के शरीर में अभी हरिराम काका